वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में दो मुद्दों पर बात होगी, जीएसटी और नोटबंदी। इन दोनों की मार ने किस कदर गरीब व मुतवस्सित तबके के लोगों की कमर तोड़ दी है, और ये मौजू 2019 तक हमें बार बार लेते रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम मौजू है। 2019 के इंतखाबात के लिए एक मखसूस पार्टी ने ये मन बना लिया है कि लोगों के जहनों को उन मुद्दों से खाली कर दें। और दूसरा अहम मौजू ये है कि बुलंदशहर में हालिया पेश आए गोकशी के हंगामे में 4 मुल्जिमान को बेकसूर करार दिया गया है। इस पर बहस करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते की वीकली सीधी बात जो कि अहम मौजू पर है, मुल्क चीन में किस कदर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है और उनको तड़पाया जा रहा है, और 10 लाख के करीब मुसलमानों को हिरासत में लेकर किस तरह उन पर जुल्म ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इस पर तफसीली तनकीदी सीधी बात हुई है। इसको आप लोग ज़रूर देखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फौरी कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद फिर मैं बहस करूँगा। केंद्र सरकार से भी सहायता मिलनी चाहिए। Say what Modi was could not be able to do, I have done. And don't ask for center. Don't ask for center. नहीं वो कोई जरूरत नहीं। I agree with you. नाज़रीन, इस वीडियो को देखा आपने? इस वीडियो को बार बार दिखाकर आज हिंदुस्तान के अक्सर चैनल्स अपने प्राइम टाइम में ये गुफ्तगू करने वाले हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी को क्या इतनी भी अकल नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने सीनियर लीडरान से पूछें कि मीडिया में क्या बोलें। क्या उनके अंदर कांग्रेस के सदर बनने की अहलियत नहीं है? क्या उनको पप्पू के नाम से पुकारना सही नहीं है? चैनलों में यही मुद्दा आज होगा और अभी तक यही मुद्दा रहा है। सोशल मीडिया में भी इस वीडियो क्लिप को अक्सर काट काट करके पेश किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा क्यों? बीजेपी और उसके हवारी मीडिया गुज़श्ता 4.5 सालों से अवाम को असल मुद्दों से भटकाने के लिए इसी तरह के उन्वानात इख्तियार करते हैं। अब मीडिया में जो असल गुफ्तगू राहुल गांधी की जानिब से हुई है, जो इंफॉर्मेशन उन लोगों ने दिया है, उसको ये लोग दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि असल में इस वक्त आम आवाम की परेशानी यही है। राहुल ने क्या कहा है वो भी एक बार आप जरूर सुन लीजिए। अब बहुत टाइपो एरर्स निकलेंगे। अभी तो शुरुआत ही हुई है टाइपो एरर्स की। एक के बाद एक टाइपो एरर्स निकलेंगे, आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डीमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहाँ क्या हो रही है? बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है, हिंदुस्तान के किसानों से चोरी की जा रही है, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों से उनका पैसा छीन कर चोरी किया गया है। मैंने आपसे कहा है, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। नाजरीन, सुना आपने? इन मुद्दों से भटकाने के लिए मीडिया खेल खेल रहा है। और नोटबंदी से क्या सब हालात पैदा हुए हैं, अपने फेसबुक पेज में रवीश कुमार ने अपना दर्द रखने की कोशिश की है, बल्कि आम आवाम के दर्द को रखने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए, वो लिखते हैं, वज़ीर आज़म के एक फैसले से 35 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएं, इस बात को ढकने के लिए मोदी हुकूमत इश्तिहारात पर और कितने हजार करोड़ फूंकेगी। 4.5 साल में 5,000 करोड़ इश्तिहारात पर खर्च करने वाली हुकूमत की एक पॉलिसी की वजह से इतने लोगों का घर उजड़ गया। नोटबंदी हिंदुस्तान की इक्तिसादी हाकिमियत पर हमला था। उसके पीछे के फैसलों और फायदा पाने वालों की कहानी अभी नहीं जानते हैं, मगर उसके असर का ढोल अब फटने लगा है। इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने रिटायर्ड होने के फौरन बाद कह दिया कि ब्लैक मनी में कोई कमी नहीं आई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर, मोदी हुकूमत के साबिक इकोनॉमिक एडवाइजर भी खुलकर कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान की इक्तिसादी रफ्तार धीमी हुई है। इस धीमेपन का कितना असर नौकरी कर रहे और नौकरी में आने की चाह रखने वाले कितने नौजवानों और घरों पर पड़ा होगा, हम इसको ठीक नहीं जान सके हैं। नोटबंदी और जीएसटी से बर्बाद घरों की जाती कहानियां हमारे सामने नहीं हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन AMIO ने ट्रेड, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स में एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे में इस सेक्टर के 34,000 इंटरप्राइजर्स को शामिल किया गया है। किसी सर्वे के लिए छोटी मोटी तादाद नहीं है। इसी सर्वे से बात सामने आती है कि इस सेक्टर में 35 लाख नौकरियां चली गई हैं। ट्रेडर सेगमेंट में हैं नौकरियों में 43%, माइक्रो सेक्टर में 32%, स्मॉल सेगमेंट में 35% और मीडियम सेक्टर में 24% नौकरियां चली गईं। 2015 से 16 तक इस सेक्टर में तेजी से इजाफा हो रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद गिरावट आ गई जो जीएसटी की वजह से और तेज हो गई। AMIO ने हिसाब दिया है कि 2015 से पहले ट्रेडर सेक्टर्स में 100 कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, तो अब उनकी तादाद सिर्फ 30 रह गई है। तंजीम ने बयान दिया है कि सबसे बुरा असर खुद रोजगार करने वालों पर पड़ा है। इसमें दर्जी, मूची, हजामत, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वालों पर पड़ा है। ये कितना खौफनाक है। दिन भर की मेहनत के बाद मामूली कमाई करने वालों पर नोटबंदी ने इतना सख्त असर डाला है। 2015 से 16 तक इन सेक्टर में काफी तेजी से इजाफा हो रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद ही उसमें गिरावट आने लगी जो जीएसटी की वजह से और भी तेज हो गई। अब हुकूमत से पूछा जाना चाहिए कि करेंसी लोन को लेकर जो दावा कर रही है, इस दावे की बुनियाद क्या है। मई 2017 में अमित शाह ने दावा किया था कि करेंसी लोन की वजह से 7.28 करोड़ लोगों ने सेल्फ रोजगार हासिल किया। सितंबर 2017 में स्कॉच SKOCH की किसी रिपोर्ट के हवाले से PTI ने खबर दी थी कि करेंसी लोन की वजह से 5.5 करोड़ लोगों को सेल्फ रोजगार मिला है। इस दावे की बुनियाद क्या है। 35 लाख लोगों पर मुनहसिर फैमिली की तादाद निकालें तो 1.5 से 2 करोड़ लोग इस फैसले से सीधे मुतासिर हुए हैं। वो लोग बड़े सेठ नहीं हैं, सिर्फ आम लोग हैं, मेरे और आपकी तरह से। मैं गुज़िश्ता दिनों, यानी रवीश कुमार कहते हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों दिल्ली और मुंबई में कई लोगों से मिला हूं जिनका नोटबंदी और जीएसटी से पहले अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, मगर उसके बाद वो बर्बाद हो गए। किसी का 60 लाख का पेमेंट फंस गया तो किसी का ऑर्डर इतना कम हो गया कि वो बर्बाद हो गया। इनमें से कई लोग ओला टैक्सी चलाते हुए मिले जो नोटबंदी के पहले 200 से 300 लोगों को काम दिया करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि नोटबंदी की कहानी अभी सामने नहीं आई है। इसकी तकलीफ लिए न जाने कितने लोग इस झूठ को जी रहे हैं जो उन पर थोपा गया कि ये कोई इनकलाबी कदम था। इंतखाबी हार जीत के इन किस्सों में इस दर्द को हमेशा पीछे कर दिया जाता है, मगर जिस पर इसकी मार पड़ी है वो नोटबंदी और जीएसटी के दावों के इश्तिहारात को देखकर अकेले ही सिसकता रहता है। नाज़रीन, सुना आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट को जो रवीश कुमार सुना रहे थे। वो अपने फेसबुक पेज में इन तफसीलात को शेयर किया है। इन तमाम चीज़ों से नजरें हटाकर मीडिया चाहता है कि आवाम को ये बतलाया जाए कि राहुल कांग्रेस के सदर बनने के अहल रखते हैं या नहीं। आवाम को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस बार उनकी पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए 3 रियासतों के किसानों के कर्जे को माफ़ कर दिया है। इससे ज़्यादा अहल और क्या चाहिए कि एक लीडर आम आवाम को, और बिलखुसूस वो किसान जो इस वक्त कर्जे के तले जूझ रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। और मरकजी हुकूमत गुज़श्ता 4.5 सालों से इसमें आनाकानी करते आ रही थी। ये चलते हैं दूसरे मुद्दे की जानिब, और वह है बुलंदशहर का हंगामा खेज मामला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों मगरबी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार किए 4 नौजवान बेकसूर हैं। पुलिस अब इन नौजवानों को जेल से रिहा कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बुलंदशहर में हुए तशद्दुद के बाद तकरीबन 2 हफ्ते पहले सैफुद्दीन, साजिद, आसिफ और नन्हे नाम के 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और पहली नजर में यह पाया गया कि ये चारों बेकसूर हैं। इन 4 लोगों को बजरंग दल की जिला कन्वीनर योगेश राज की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। योगेश राज का इल्जाम था कि 7 लोगों ने गौकशी की थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 3 दिसंबर को बुलंदशहर में हुए तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल का कलीदी मुलजिम योगेश राज
बुलंदशहर के सयाना गांव में मुबैना तौर पर कौकशी के बाद हुए तशद्दुद में पुलिस अफसर सबूत कुमार सिंह समेत सुमित नाम के एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस सबूत कुमार सिंह के कत्ल के मुलजिमों को पकड़ने से पहले मुबैना गौकशी के मामले की जांच कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक मामले की जांच कर रही एसआईटी के जरिए गुज़िश्ता मंगल को गौकशी के मामले में 3 दूसरे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उन 4 लोगों को बेकसूर करार देने का फैसला लिया गया। बुलंदशहर के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा, पहली नजर में हमने पाया है कि इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 4 लोग बेकसूर हैं और हम उनकी रिहाई के लिए कोर्ट जाएंगे। चौधरी ने मजीद कहा कि पुलिस ने काला नदीम और रईस नाम के 3 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोगों की उम्र तकरीबन 30 साल है। ये पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ साइंटिफिक और दूसरे सबूत हैं और नदीम के पास से लाइसेंस वाली बंदूक बरामद की गई है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने गाय का गोश्त ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद की है और गौकशी के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद किया गया है। एसएसपी चौधरी ने कहा कि काला को 2 साल पहले भी गौकशी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त जमानत पर बाहर है। वहीं बुलंदशहर तशद्दुद मामले का कलीदी मुलजिम बजरंग दल रहनुमा योगेश राज अभी फरार है। तशद्दुद मामले में पुलिस ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत ने बुलंदशहर एसएसपी कृष्ण बहादुर सिंह, इस वक्त के एसपी देही रईस अख्तर, एएसपी सिटी परवीन रंजन सिंह, सर्कल ऑफिसर सयाना सत्यप्रकाश शर्मा और चिंगरोटी पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार का तबादला कर दिया था। दरियासना इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह की बीवी रजनी सिंह ने कहा कि सबूतों को मिटाया जा रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं और धीरे धीरे सारे सबूत मिटा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि आखिर इस दिन क्या हुआ था। हालांकि रजनी सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया। सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने कहा कि नेता लोग मुस्लिम मुलजिमों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा, योगेश राज की गिरफ्तारी में ताखिर की वजह आखिर क्या है, आखिर पुलिस किसकी वजह से रुकी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वालिद के कातिलों की फाइल धूल में दबकर न रह जाए। योगेश राज बीजेपी यूथ विंग का मकामी रहनुमा है। इस मामले में दूसरा मुलजिम शेखर अग्रवाल भी बीजेपी रहनुमा है। नाजरीन, तो अब सवालात कई हैं। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद महसूस होता है कि 4 मुलजिमान को पहले ही जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो बेकसूर होकर के निकले। मजीद 3 मुलजिमान जो अभी जेर हिरासत में हैं या जिनको गिरफ्तार करना है, उन पर लगा है कि छुरी जो इस्तेमाल में लाई गई थी उसको जब्त कर लिया गया है और दीगर गाड़ियां वगैरह। तो खाती कहाँ है और असल खाती कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि असल में सबूत कुमार को कत्ल करने के लिए साजिश रची गई थी। इसका भी पर्दाफाश करना पुलिस पर लाजमी है। क्यों इतना सब तमाशा किया गया? पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाले कौन थे? मुनज़्ज़िम साजिश किसने रचाई? इन तमाम हंगामों के कसूरवार का ताल्लुक बीजेपी और हिंदुत्ववादी तंजीमों से होने के बावजूद पुलिस उन लोगों का, उन तंजीमों का नाम क्यों नहीं ले रही है? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? योगेश राज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सबसे पर्दा उठाना पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर सवाल यह है कि क्या वो कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से सबूत कुमार की बीवी और उनका बेटा इल्जामात लगा रहे हैं कि सारी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडरों का हाथ इसके पीछे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी साजिशों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, हमारे आज की इस पैगाम में, इस प्राइम टाइम की यही है कि काती जो कोई भी हो उसको सज़ा दी जाए। और जिस तरह जीएसटी और दीगर नोटबंदी की वजह से पसमानदा तबकात के लोगों को, मुतवस्सित दर्जे के तबकात को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले यानी छोटी सनत काम करने वाले जिन लोगों पर करोड़ लोगों पर जिस तरह का असर पड़ा है, उसको 2019 के पार्लियामेंट के आते आते खूब तरह से उछाला जाए, ताकि दोबारा इस तरह के फैसले आम हिंदुस्तानियों पर कोई भी उठ करके न थोपे और किसी को तकलीफ ना पहुंचे। यही आज का पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। जाने से पहले आपसे इत्तला कर दूं कि हमारी वीकली सीधी बात को ज़रूर देखें और डेली वीडियो न्यूज़ के भी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा